शहीद हो गए हैं। कितने लोगों को मारा था वहाँ पे, कुछ अंदाजा है? वो अंदाज़ा जो मेरे अंदाज़ा है कि 50 से 60। कयामत का मंजर था, लोग छुप रहे थे सर। क्लियरेंस ऑपरेशन था, इसमें किसी भी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। अच्छा, ये भी बहुत बड़ी बात है सर। वो ज्यादा बेरहमी करेगा, वो औरतों बच्चों को मारेगा, फिर हमें भी मजबूरन वो कदम उठाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि हमारा टारगेट इस्लामाबाद भी हो, हमारा टारगेट लाहौर भी हो, हमारा टारगेट पिंडी भी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत और मुल्क भर से कुछ अहम तरीन मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। इस वक्त हमारा वतन, हमारी धरती माँ सख्त मुश्किलात का शिकार है, दुख में मुब्तला है, कर्ब में मुब्तला है, तार तार है और लहू लहू है। और वो पुकार पुकार कर हमारी धरती माँ कह रही है कि उसे टूटने से बचाया जाए, लेकिन हमारे हुक्मरान नीरू चैन की बांसुरी बजा रहे हैं, इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और अपनी कोताहियां, अपनी नाअहलियां वो किसी और के गले में डाल रहे हैं। कभी वो सोशल मीडिया के खाते में डाल देते हैं, कभी वो डिजिटल मीडिया के, कभी वो अपोजिशन के, कभी किसी खाते में डाल देते हैं। अपने गिरेबानों में झांक कर वो देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि जब भी वो अपने गिरेबानों में झांकेंगे उन्हें अपनी तस्वीर नज़र आएगी, अपनी शक्ल नज़र आएगी। अगर वो आईने के सामने खड़े होकर पूछेंगे कि जनाब बताएं ज़िम्मेदार कौन है, तो आईना खुद बता देगा कि ज़िम्मेदार आप खुद हैं। लेकिन वो ये सोचने के लिए तैयार नहीं है, वो उनके दिमाग माउफ हो चुके हैं। हमारे सामने कुछ खबरें हैं, क्योंकि सानिया एक्सप्रेस हुआ, जाफ़र एक्सप्रेस हुआ और बहुत कीमती जानें ज़ाया गई। दहशतगर्दी का वाक़या था, मासूम लोग उसमें मारे गए, लेकिन उस पे ये बजाय इसके कि इस बात पे बात की जाए कि जनाब ये ज़िम्मेदार कौन है, ये नौबत क्यों आई, ये सारी कोताही किसकी है, हमारे इंटेलिजेंस इदारे किधर हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस किधर हैं, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किधर है, ये दहशतगर्द दंदनाते क्यों फिर रहे हैं, ये अलहदगी पसंद तंजीमें क्यों हमारे वजूद में आ रही हैं, वजह क्या है, ज़िम्मेदार कौन है, इस पे बात वो कहते हैं ना करें, बल्कि नया बयानिया ठोका जा रहा है कि नहीं, इस वक्त सिर्फ इतनी बात करें कि ये दहशतगर्दी का वाक़या था और इसको हमने कुचलना है। नहीं जनाब, ऐसा नहीं होता। यही सोच हमें पहले भी पाकिस्तान को दो लख्त कर चुकी है, और हमारा मशरक़ी पाकिस्तान जो आबादी में हमसे बड़ा था वो अलग हो चुका है। और दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अक्सरियत अक़लियत से अलहदगी का मुतालबा कर दे। इसलिए होश के नाखन लें। कल मेरी सरदार अख्तार मिंगल साहब से बात हुई और मैंने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। वो काफ़ी उन्होंने गुफ्तगू किया, वहाँ के हालात व वाक़यात बताए, तारीख़ी पस मंज़र बताया। तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि वो मेरी टाइमलाइन पे इंटरव्यू मौजूद है, वो ज़रूर सुनिएगा। काफ़ी मुफीद है बलूचिस्तान के इशू को समझने के लिए। अब आते हैं ज़रा कुछ आगे ख़बरें, क्योंकि DG-ISPR साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की और उन्होंने ऑडियो बीपर दिया, फ़ोन पे बात की कामरान शाह साहब से और जाफ़र एक्सप्रेस साहने के बारे में अपना नुक्ता नज़र बयान कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने सिर्फ 1-1.5 मिनट गुफ्तगू की हादसे पे और उसके बाद वो ब्लेम गेम का सिलसिला शुरू हो गया। वहाँ से क्यों मिल गई और क्यों मिली, उसके बाद फिर नून लीग आ गई और फिर DG-ISPR और नून लीग एक हो गए। और उसके बाद ख्वाजा साहब, तारड़ साहब और बाकी हम नवाज जितने भी थे वो सब के सब मैदान में उतरे, और उधर से मरीम साहिबा और अज़मा बुखारी साहिबा सारे के सारे मैदान में उतरे और फिर एक हल्ला बोल दिया और डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। और जनरल अयूब खान साहब से लेके अब तक के कच्चे चट्टे खोलने की कोशिश की गई। एक दूसरे को इल्ज़ाम आयद किए गए कि तुम मार्शल्लाह की पैदावार हो, तुम मार्शल्लाह की पैदावार हो। ये सब कुछ किया गया, लेकिन उस बात पे नहीं आए कि जनाब ये जो अलहदगी पसंद तंजीमें काम कर रही हैं, इतना बड़ा सान्या हो गया है और पाकिस्तान की सलामती ख़तरे में है, उस पर कोई बात वो कहते हैं ना करें, क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडा है। पिछले 3 साल से चल रहा है, रजीम चेंज ऑपरेशन के साथ से लेकर काकड़ सरकार और काकड़ सरकार से अब इलेक्शन चोर सरकार। एक जाली निज़ाम है और जाली निज़ाम के ज़रिए ये सब कुछ किया जा रहा है। वो कहते हैं इस पे बात ना करें। अगर हमारी इदारे अपना अपना काम कर रहे होते तो यकीनन हम इस पे तनकीद न करते, लेकिन हकीकत यह है कि सब इदारे जो हैं वो अपना काम छोड़ के सिर्फ एक फ़र्द वाहिद की जो है वो ख्वाहिशात की तकमील में लगे हुए हैं। तो बहरहाल ये ख़बरें हैं जनाब। ढाडर सनी शहरान डैम की तामीर पर काम करने वाले
8 मजदूर अगवा कर लिए गए। ये भी वाक़या बोलान का है। बोलान के इलाके शौरान के मुकाम पर मंझू डैम पर नामालूम अफराद ने हमला करके एक डंपर गाड़ी नजर आतिश की और 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और 7 नामालूम अफराद जो हैं वो 7 मजदूरों को अगवा करके ले गए। ये उनके नाम भी आगे मौजूद हैं। अब्दुल शकूर हैं, बाबे खान हैं, गुल मोहम्मद हैं, मोहम्मद अलियास, नूर अली शाह, मोहम्मद आसिफ, इलाही बख्श। अब मज़ीद कार्रवाई वो कहते हैं जी हम कर रहे हैं। ये अगवा हुए हैं। अभी सानिया जाफर एक्सप्रेस ख़त्म नहीं हुआ, लाशें आना शुरू हो गई हैं। अब उसमें एक मैं आपको कुछ के आई विटनेस आ रहे हैं जो ज़िंदा बच जाने मुसाफिर हैं, वो आ रहे हैं, वो बता रहे हैं और वो बहुत ही होलनाक तस्वीर पेश कर रहे हैं। होलनाक, मामूली नहीं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तस्वीरें पेश कर रहे हैं। और हमारे जो नीरू हैं, हमारे हुक्मरान हैं, वो बांसुरी बजा रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ साथ एक स्टोरी डॉन ने भी की है और डॉन ने इदारिया भी लिखा है और उन्होंने भी कहा है कि बहुत हो गई, ये वेकअप कॉल है और पाकिस्तान को बचाया जाए और बलूचिस्तान के इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए। मल्टी डायमेंशनल जो है वो कसीरुल जहती अंदाज में सोचा जाए और हर इशू को टच किया जाए और इसको दुखों का मदावा किया जाए। ये मेरे सामने है जी कुछ डिटेल्स डॉन न्यूज़ ने एक स्टोरी की है और उसमें मौत का सामना और जाफर एक्सप्रेस में बच जाने वालों की कहानियाँ जो हैं वो बयान की गई हैं। मैं चंद एक आपको बताता हूं क्योंकि जो वो तस्वीर पेश कर रहे हैं वो बड़ी खौफनाक है। और उन्होंने कहा जी कि आखिरी पहर, रात के आखिरी पहर मोहम्मद नौमान को एक मौका मिला। उनकी बोगी की निगरानी करने वाले 3 मुसल्लह अफराद गहरी नींद में थे। उन्होंने भागने का मंसूबा बनाया। ये ज़िंदगी और मौत का जुआ है, अभी नहीं तो कभी नहीं। उन्होंने अपने साथी मुसाफिरों को कायल किया। 30 साला मोहम्मद नौमान और जाफर एक्सप्रेस में सवार दर्जन से ज़ायद मुसाफिर ट्रेन से बाहर आए और करीबी पहाड़ों की जानिब भागने लगे। इन्हें अपने अकब से फायरिंग की आवाज़ें आ रही थीं। हर तरफ से उन पर गोलियां बरसाई जा रही थीं, लेकिन उन लोगों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नौमान ने बताया कि हमने पैदल 4 घंटों तक सफ़र किया और फिर हम फ्रंटियर कोर की चौकी पर पहुंचे जहां हमें रोका गया। 11 मार्च को कलदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्दों ने कोटा से तकरीबन 157 किलोमीटर दूर टनल के करीब जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया था। 440 मुसाफिर उसमें मौजूद थे। अब अगला जो है मोहम्मद नौमान उन खुशकिस्मत मुसाफिरों में शामिल हैं जिन्हें इस हाई जैकिंग में किस तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन उनके बहुत से दोस्त उनकी तरह खुशकिस्मत नहीं थे। और उन्होंने डॉन को बताया कि हम तकरीबन 20 साथी गुज़श्ता चंद माह से अफ़गानिस्तान में काम कर रहे थे और हमने चंद हफ्तों के लिए अपने घर गुजरांवाला और लाहौर जाने का फ़ैसला किया। बदकिस्मती से सिर्फ 3 दोस्त जिंदा बच पाए, दीगर या तो मारे गए या फिर वो अभी तक लापता हैं। उनमें से कुछ को नौमान की आंखों के सामने मार दिया गया। वो याद करते हैं, एक झटके से ट्रेन के रुकने के बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ और दहशतगर्द बोगियों में दाखिल हुए और उन्होंने तमाम मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक करना शुरू कर दिए। और इस तरीके से अब ये देख लीजिएगा, वो कहते हैं कि हम 20 थे और 17 हमारे दोस्त जो हैं वो या तो मार दिए गए हैं या फिर लापता हैं या अगवा कर लिए गए हैं, ये बता रहे हैं। एक और मुसाफिर मोहम्मद नवीद ने बताया कि दहशतगर्दों ने मुसाफिरों से कहा कि वो एक एक करके ट्रेन से बाहर आएं। उन्होंने ख़वातीन को अलग किया और कहा आप जा सकती हैं। उन्होंने ज़ईफ़ अफराद को भी जाने दिया। और अगली बात बहुत ज़्यादा खौफनाक है। उन्होंने हमसे ये कहते हुए बाहर आने के लिए कहा कि वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब 185 अफराद ट्रेन से बाहर आ गए तो उन्होंने लोगों को अलग अलग करके उन्हें फायरिंग करके कत्ल कर दिया। ये आपको मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ जो लिखा हुआ है और जो रिपोर्ट हुआ है। और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बाजियाब करवाए गए एक और मुसाफिर अरसलान यूसुफ याद करके बताते हैं कि दहशतगर्द रॉकेट लॉन्चर, बंदूकें और दीगर हथियारों से लैस थे। उन्होंने यरगवालियों की ज़ात और इलाकों की बुनियाद पर गिरोहबंदी की थी। और अरसलान ने यह भी बताया कि कभी कभी वो फौजियों को अलग करते और उन्हें मार देते। और इन फौजियों और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों का हवाला दे रहे हैं जो इस ट्रेन में सवार थे। फिर कभी कभी वो मखसूस लोगों को निशाना बनाते।
اگر انہیں کسی سے کوئی بغض ہوتا تو وہ موقع پر ہی اسے قتل کر رہے تھے. یعنی کہ یہ صورتحال تھی وہاں پہ, خون کی ہولی کھیل رہے تھے وہ. اور یہ 1:15 کا واقعہ ہے. ٹرین کو روکا گیا تھا اور رات تک یہ ساری صورتحال بتائی جا رہی ہے کہ رات ہو گئی جب اس وقت کیا ہوا. 75 سالہ محمد اشرف جو جعفر ایکسپریس کے ذریعے لاہور جا رہے تھے, انہوں نے ڈان کو بتایا کہ ہم میں سے کچھ منہ کے بل زمین پر لیٹے ہوئے تھے اور کم از کم 1 گھنٹے میں 10 لوگوں کو قتل کیا, جن میں ریلوے پولیس کے 3 اہلکار اور 3 پولیس کمانڈوز شامل تھے. ان کے ہتھیار دہشت گردوں نے چھین لیے تھے. محمد اشرف نے بتایا کہ ان کی عمر کی وجہ سے جانے دیا گیا اور اس لیے انہوں نے کہا 3 گھنٹے پیدل سفر کیا اور پھر وہ چوکی پہنچے. انہوں نے کہا کہ میں نے قیامت اور موت کو بہت نزدیک سے دیکھا, لیکن اللہ نے مجھے اور دیگر مسافروں کو بچایا, حالانکہ وہ سب کو مار دینا چاہتے تھے. 38 ایئرس اولڈ مسیحی مزدور بھی اسی تجربے سے گزرے اور ان کی فیملی نے اونچے نیچے پہاڑوں پر گھنٹوں پیدل سفر کیا اور وہ ایف سی کے پلیٹ فارم پر پہنچے اور ایف سی کے ساتھ پہنچے اور وہ بازیاب ہوئے. اسی طریقے سے جناب یہ سارے کا سارا معاملہ ہے اور یہ سچویشن جو ہے یہ ایگزیکٹ آپ کو میں نے بتائی ہے کہ کیا صورتحال اور کس طرح سے ہوئی ہے. اب آتے ہیں وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ ہے. وہ رپورٹ بھی کچھ اسی طرح کی تصویر کشی کر رہی ہے اور جعفر ایکسپریس حملہ جائے وقوع سے 25 لاشیں مچھ منتقل کر دی گئیں اور ان میں سے 19 اہلکار بھی شامل ہیں اور یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے. اور اب وہاں سے لاشیں جو ہیں وہ منتقل کی جا رہی ہیں, جستے خاکی منتقل کیے جا رہے ہیں ان کے پیاروں کو, اور اسلام آباد میں 4 لاشیں پہنچا دی گئی ہیں اور وزیر مذہبی امور سردار یوسف صاحب نے جو ہے وہ جو لاشیں ہیں وہ وصول کی ہیں. فوج کے ترجمان, یہ وائس آف امریکہ رپورٹ کر رہا ہے کہ فوج کے ترجمان نے آپریشن مکمل کرنے کا اعلان کیا تھا, جو کہ DGISPR نے کیا. اب آتے ہیں, یہ ساری صورتحال یہ ہم نے آپ کو بتائی ہے. اب آپ کو ایک گفتگو سنواتا ہوں اور ایک زخمی کی, اور وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ 50 سے زیادہ آدمی انہوں نے جائے وقوع پر دیکھے جن کو مارا جا چکا تھا, جن کو شہید کیا جا چکا تھا. کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. شہید ہو گئے. کتنے لوگوں کو مارا تھا وہاں پہ, کچھ اندازہ ہے؟ وہ اندازہ جو میرے اندازہ ہے کہ 50 سے 60 جو ہے نا وہ شناخت کارڈ وغیرہ چیک کر رہے تھے. شناختی کارڈ چیک کر رہے تھے. آپ کو کیا گولی لگی ہے؟ مجھے 3 جگہ پہ گولی لگی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو ویسے ہی بٹھایا تھا اس کے بعد؟ ہاں بٹھایا تھا. کیا بول رہے, کیا مطلب وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارا علاقہ چھوڑ دیں, پنجابی ادھر نہ آئے. پنجابی تو بالکل نہیں ادھر آنا چاہیے. باقی جو قومیں ہیں, مطلب پٹھان ہے, سرائکی ہے, جو دوسری قومیں ہیں وہ آئے. پنجابی بالکل نہیں ادھر آنا چاہیے. اور ہمارا یہ مطلب الگ ہونا چاہیے ملک. ادھر سے سارا پاکستانی جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب, یہ صورتحال سے بتا رہے ہیں. یہ جو عینی شاہد ہیں وہ بتا رہے ہیں. اب آپ کو ایک اور سنواتا ہوں. الجزیرہ کی رپورٹ ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ٹارگٹ کریں گے اور ہمیں مارا جا رہا ہے. اور وہی بات کہ پنجابی سامراج کو انہوں نے کہا کہ جی ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں اور ظلم بند کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. الجزیرہ کی رپورٹ ہے. ہمارے ہاتھوں سے زیادہ پنجابی کے ہاتھ میں, پنجابی آرمی کے ہاتھ میں, کہ وہ اس کو کس طرف لے جانا چاہتا ہے. وہ زیادہ بلوچ پہ پریشر ڈالے گا, وہ زیادہ دبانے کی کوشش کرے گا, ہم زیادہ ابھریں گے. وہ زیادہ بے رحمی کرے گا, وہ عورتوں بچوں کو مارے گا, پھر ہمیں بھی مجبوراً وہ قدم اٹھانا پڑے گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم سے زیادہ پنجابیوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس وطن کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو مارا جاتا ہے تو ہم پھر جواباً لوگوں کو مارتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ معلوم ہے کہ یہ بے گناہ لوگ ہیں, لیکن ظاہر ہے وہ ہمارے گھروں پہ کرتے ہیں, حملے کرتے ہیں, تو پھر ہم بھی جواباً ہمیں کارروائی کرنی پڑتی ہے اور ہم کچھ عرصے دیکھیں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارا ٹارگٹ اسلام آباد ہے, لاہور ہے اور راولپنڈی بھی ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے وہ یہ باقاعدہ طور پہ کھلے عام دھمکیاں دے رہے ہیں اور میسج کنوے کر رہے ہیں کہ جناب ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. مسئلہ اب آتے ہیں واپس جناب
जो DGI-SPR और ख़ास तौर पे नून लीग, कल नून लीग ने कौमी असम्बली में जो तकरीरें की बतौर ख़ास जो फॉर्म 47 के वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने बहुत ही इंतहाई ढिठाई से काम लिया। वो मुझसे बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, लेकिन जब मामला कौमी मामलात का हो, कौमी मफाद का हो, तो फिर ये जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ मेरा ख्याल है जो मुझे अदा करनी है वो मुझे अदा करनी चाहिए। कल उन्होंने बहुत ही सब स्टैंडर्ड गुफ्तगू की, बिलो द बेल्ट तकरीरें की और वही ब्लेम गेम और वही सब कुछ, इसके अलावा उनके पल्ले कुछ नहीं था। और उन्होंने एक ही काम कर रहे हैं, इंडिया एक तरफ कहते हैं जी ये इंडिया है और उसके साथ कहते हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और उसके बाद सोशल मीडिया पे ये डाल देते हैं। हालांकि सोशल मीडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा मोहतात रवैया अख्तियार किए हुए, और उसने मैंने देखा है कि जो सोशल मीडिया पे इस जाफ़र एक्सप्रेस के बारे में ऐसी जो है ज़िम्मेदाराना तरीके से बहुत कम लोग हैं, बहुत कम, और जिन्होंने बाउंड्री क्रॉस की और जज्बात में वो बहुत ज़्यादा आगे चले गए। अदरवाइज सब ने तामीरी तनकीद कर रहे हैं और इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है ये एक मसला है, और चूँकि निकम्मी और नाअहल हुकूमत है और उन्होंने किसी न किसी पे तो मलबा डालना है, तो लिहाजा आसान हदफ है कि आप अपोजिशन पे डाल दें, आसान हदफ है PTI पे डाल दें, और 9 मई का दोबारा से रोना शुरू कर दें, 26 नवंबर के कत्लेआम पे आ जाएं। तो ये सारी बातें की जा रही हैं। अलबत्ता मोहसिन नकवी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब और बाकी तारड़ साहब और जितने भी हम नवा हैं, वो सब के सब इस वक्त हदफ़े तनकीद हैं। अगली जो ख़बर है वो है जनाब 9 मई GIT के सरबराह DIG इमरान किश्वर जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, और उन्होंने काफ़ी गुफ्तगू उसमें लिखी। उन्होंने कहा जी मैं फ़लाँ अज़ला में मैंने ज़िम्मेदारियाँ अदा की और मैंने लाहौर में भी सर्विस अदा की, और आजकल वो लाहौर में थे और उनके DIG जो है वो एडमिन थे, शायद लाहौर में पोस्टिंग थी उनकी, और वहीं पे काम कर रहे थे। तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। DIG एडमिन लाहौर थे ये मेरे सामने उनके इस्तीफ़े की कॉपी पड़ी है। और ये साहब कौन हैं? ये साहब हैं जनाब जिन्होंने इमरान खान को गिरफ़्तार किया था और जिन गेट फैलांगे थे गिरफ़्तार किया था, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सरकारी बयान किया था और कहा था कि जनाब उसमें पोटलियाँ बरामद हुई, ये बरामद हुआ, वो बरामद हुआ, वही जादू टूने वाला जो एक सरकारी बयानिया है उसको बयान करने की कोशिश की थी। और अब वो कहते हैं कि मेरा ज़मीर जो है वो काफ़ी बोझल है और मैं मज़ीद काम नहीं कर सकता। और 9 मई GIT के भी वो सरबराह थे और उसमें भी मेरा ख़्याल है कि उन्होंने वही कुछ किया जो उनको कहा गया था। तो अब वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, तो देखते हैं कि इसके पीछे और क्या क्या राज पिन्हा है, क्या वजह है कि वो जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।